Welcome, dear students. We will talk about how to plan and implement intervention in experimental research. Steps involved in planning and implementing an intervention in experimental research include number one, define research objectives and hypotheses. Number two, select the type of intervention. Number three, identify and define variables. Number four, design the study and set up groups. Five, develop an intervention protocol. Six, pilot test the intervention. Seven, implement the intervention. Eighth, collect data before, during, and after the intervention. Ninth, analyze and interpret data. 10th, evaluate the findings and draw conclusions. And 11th, report the results and plan for follow-up. Let us discuss all these one by one. First of all, there is define the research objective and hypothesis. This involves three steps. Number one, clearly articulate the purpose of intervention and your hypothesis. हमने क्लियर करना है कि हमारी जो इंटरवेंशन है या वो ट्रीटमेंट है उसका मकसद क्या है। क्या अचीवमेंट को बढ़ाना है, मोटिवेशन को बढ़ाना है, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना है, और हमारा हाइपोथेसिस भी हमें क्लियर होना चाहिए। Number two is decide what specific change or outcome you want to measure. यानी वो चेंज कौन सी है जो आप मेजर करना चाहते हैं। इंटरवेंशन को भी मेजर करना है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी मेजर करना है जो कि हमारा आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल, if your goal is to enhance student engagement through a new teaching strategy, specify what improvement means in measurable terms such as increased participation rates or higher score on engagement surveys. अगर मकसद स्टूडेंट्स को की एंगेजमेंट को बढ़ाना है, यानी स्टूडेंट की स्टडी के साथ एंगेजमेंट को हम ज़्यादा करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है जो कि टीचिंग स्ट्रेटेजी है, तो फिर हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इम्प्रूवमेंट से हमारा मकसद क्या है, वो भी मेजरेबल टर्म्स में। यानी इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट ज़्यादा तादाद में करने लगे, या वो फिर एंगेजमेंट सर्वे पर हायर स्कोर गेर करने लगे। तो दोनों में से हमने ये क्लियर करना है कि एंगेजमेंट से हमारा मराद क्या है, लोगों की तादाद बढ़ाना है या मौजूद लोगों की एंगेजमेंट के लेवल को बढ़ाना है। नंबर टू देखें तो यह है सिलेक्ट द टाइप ऑफ इंटरवेंशन। जो भी इंटरवेंशन आपने एक्सपेरिमेंट में करनी है वो क्लियर होनी चाहिए कि वो इंटरवेंशन है क्या। 4 पॉइंट्स हैं इसके। पॉइंट 1, चूज एन इंटरवेंशन दैट अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव्स। जो आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उससे अलाइंड इंटरवेंशन होनी चाहिए। देन कम्स द नंबर 2, this could range from curriculum changes, new technology, instructional techniques or behavioral modifications. ये जो इंटरवेंशन है इसमें टीचर के रवैये में तब्दीली भी हो सकती है, करिकुलम में चेंज भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नया हो सकता है, कोई टीचिंग मेथड भी नया हो सकता है। लेकिन हमें क्लियर करना चाहिए कि हमारे नज़दीक इंटरवेंशन है क्या। Then come to number 3. Consider how the intervention will be implemented, particularly in your setting, ensuring it is feasible and relevant to your participants. फिर ये देखना कि इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा उस माहौल के अंदर, उस सेटिंग के अंदर जिसमें एक्सपेरिमेंट करना मकसूद है, और ये भी देखना क्या ये फिजिबल भी है
और क्या ये जो ट्रीटमेंट है वो पार्टिसिपेंट के साथ मैच भी करता है कि नहीं। यानी पहली क्लास के बच्चों को अगर हम जो है वो एमए का सिलेबस पढ़ाने लगेंगे तो चाहे जितना मर्जी इंटरेस्ट से पढ़ा लें वो सीखेंगे तो नहीं, क्योंकि उनसे मैच ही नहीं करता। नाउ वी कम टू द पॉइंट 4, कीप द इंटरवेंशन प्रैक्टिकल एंड मैनेजेबल। जो इंटरवेंशन है उसको हमने प्रैक्टिकल भी रखना है और मैनेजेबल भी रखना है। कैसे भला? इंश्योर द स्कोप ऑफ इंटरवेंशन फिट्स विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ योर रिसर्च सेटिंग्स। अगर कोई एमएस की स्टडी है, अगर कोई पीएचडी की स्टडी है, अगर कोई एमफिल की स्टडी है, अगर किसी आर्टिकल की स्टडी है, तो इंटरवेंशन उसी हिसाब से होनी चाहिए जो कि मैनेजेबल हो, जो कि आप कर सकें, जिसको आप संभाल सकें, वक्त के हिसाब से भी, एफर्ट के हिसाब से भी और एक्सपेंसेस के हिसाब से भी। थर्ड वन इज आइडेंटिफाई एंड डिफाइन वेरिएबल्स। So there are 3 points: independent variable, dependent variable and control variables. Independent variable क्या है? ये intervention को कहते हैं। The intervention you are introducing, new teaching method है, technology है, नई setting है, तो जो intervention हम experimental study में कर रहे हैं वो हमारा independent variable है। और dependent variable, the outcome or outcomes you will measure to assess the intervention's effectiveness. That can be test scores, behavioral assessments। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो आप उससे हासिल करना चाहते हैं, वो अचीवमेंट हो सकती है, वो टेस्ट स्कोर हो सकते हैं, वो बिहेवियर में इंप्रूवमेंट हो सकती है, बिहेवियर की असेसमेंट हो सकती है। तीसरा नंबर है कंट्रोल वेरिएबल्स। आइडेंटिफाई फैक्टर्स यू विल कंट्रोल टू अवॉइड बायस, टाइम ऑफ डिले है, इंस्ट्रक्टर कंसिस्टेंसी है। यानी जिन वेरिएबल को कंट्रोल करना मकसूद है उनको भी हमने आइडेंटिफाई भी करना है, डिफाइन भी करना है। मसलन दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दो ग्रुप्स हैं, एक कंट्रोल एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट को अगर काबल टीचर पढ़ा दे और दूसरे को दूसरा टीचर पढ़ा दे तो फर्क तो पड़ जाएगा। इस तरह एक को मॉर्निंग में पढ़ा दें, एक को इवनिंग में पढ़ा दें, इवनिंग में बच्चे थके होते हैं तो उससे भी फर्क तो पड़ जाएगा। तो इस तरह के सारे वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है वो क्लियरली हमें नजर आए कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, किसी और कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से नहीं है, जिनको हम कंट्रोल करते हैं और हम कंट्रोल वेरिएबल भी उनको कहते हैं। फोर्थ वन इज डिजाइन द स्टडी एंड सेट अप ग्रुप्स। 3 पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला है रैंडम असाइनमेंट। इफ पॉसिबल यूज रैंडम असाइनमेंट टू प्लेस पार्टिसिपेंट्स इनटू ग्रुप्स, control and experimental groups. Randomization reduces selection bias, increasing the reliability of your results. जब हम पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमने किसको कंट्रोल ग्रुप में भेजना है और किसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भेजना है, इसको हम रैंडम तरीके से भेजते हैं ताकि दोनों ग्रुपों में कोई बायस मौजूद ना हो, और रैंडमाइजेशन असल में बायस को कम करती है। दूसरे नंबर पर बात आती है कंट्रोल ग्रुप की। इंक्लूड ए कंट्रोल ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द इंटरवेंशन और रिसीव्स एन अल्टरनेटिव इंटरवेंशन। दिस अलाउज यू टू कंपेयर रिजल्ट्स एंड असेस द इंपैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन। जहां हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को नया ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वहां हम दूसरा एक कंट्रोल ग्रुप भी रखते हैं जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते और दोनों को प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कर लेते हैं ताकि पता चले कि हमारे जो ट्रीटमेंट वाला ग्रुप है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल ग्रुप की निस्बत। तभी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अच्छी परफॉर्मेंस है ये हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है। तो कंट्रोल ग्रुप का होना ज़रूरी है ताकि हम क्लियरली कह सकें कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वाकई उसका कुछ असर हुआ है। Number 3 is sample size. Ensure the sample size is large enough to detect meaningful differences. A large sample size generally increases the validity of your findings.
तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर सैंपल बहुत ही छोटा 3, 4, 5 लोगों का ना हो, बल्कि 10, 15, 20, 25 लोग हों, तो उससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनकी वैलिडिटी बेटर होती है। तो सैंपल साइज भी है वो बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने का ये मतलब भी नहीं है कि उसको सैकड़ों में रख लें। जाहिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर छोटा सैंपल ही होता है और उसी के साथ हमने चलना है। रीजनेबल हो 15, 20, 25, 30 तक ठीक सैंपल होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। 5वें नंबर पर बात आती है डेवलप द इंटरवेंशन प्रोटोकॉल। तो इंटरवेंशन हमने कैसे करनी है उसके एक एक स्टेप को वाज़े तौर पर लिखना जरूरी है। अदरवाइज वो ठीक रिपोर्ट भी नहीं हो सकेगा और जब कोई एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करेगा तो वो डिफरेंट तरीके से हो जाएगा, रेप्लिकेबिलिटी कम हो जाएगी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं पॉइंट्स। Number 1, create a detailed step-by-step protocol for implementing the intervention, covering everything from timing and duration to specific instructions for participants and facilitators। यानी जो प्रोटोकॉल है हमारा, जो इंटरवेंशन है, उसको बड़ी तफसील के साथ लिखना ज़रूरी होता है। कौन सा काम हमने पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और पार्टिसिपेंट्स को क्या बताना है, खुद हमने कौन सा ध्यान रखना है, इंस्ट्रूमेंट किस तरह के होंगे, कितने वक्त के लिए होगा, ये सारी चीज़ें वाज़े तौर पर लिखी हुई होंगी। तो तभी हम इंटरवेंशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सही तरीके का मतलब ये है कि जब भी इम्प्लीमेंट करें उसको उसी गिवन तरीके से करें। नंबर 2 इज डिफाइन द रिसोर्सेज एडेड मटेरियल्स ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ एंड सिक्योर देम इन एडवांस। यानी जो इंटरवेंशन के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए हो, जो स्टाफ को ट्रेन करना हो, जो जगह चाहिए हो, उन्हें वक्त से पहले हमने जो मुहैया करना होता है, वक्त से पहले हमारी कंट्रोल में चीज़ें हों। ये ना हो कि एक चीज़ कम हो और हमारा एक्सपेरिमेंट ही लेट हो जाए। नंबर 3 इज कंसिडर यूजिंग ए मैनुअल और गाइड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डिलीवरी। तो इंटरवेंशन को जब हमने प्लान करना है, ये भी तरतीब से लिखेंगे गाइड में, जैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे रिजल्ट है, तो ये सारे का सारा जो एक मैनुअल की सूरत में हम लिखते हैं, जिसको हम इंटरवेंशन गाइड भी कह सकते हैं, मैनुअल भी कह सकते हैं, इसके बगैर जो हमारे रिजल्ट्स प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं हो सकते। छठे नंबर पर आए तो है पायलट टेस्ट द इंटरवेंशन। So conduct a small scale test of intervention to identify any practical issues with implementation. This pilot can reveal logistical challenges, timing adjustments, and need for additional training for facilitators। तो जो भी इंटरवेंशन हमने करनी है उससे पहले पायलट टेस्ट करना है। पायलट टेस्ट उसको इंटरवेंशन को बेहतर करता है, हमारी महारत को बेहतर करता है। जो चीज़ें पूरी हो जाती हैं जो इंटरवेंशन के लिए हों, टाइमिंग एडजस्ट हो जाती है। बाज़ का हमने प्लान 15 मिनट का किया होता है लेकिन एक्चुअली वो 25 मिनट में सेशन ख़त्म होता है, तो ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं। जो ट्रेनिंग जो है वो रिसर्च असिस्टेंट्स की, उसमें कमी हो तो उसे पूरा कर लिया जाता है। नंबर 2 इज यूज फीडबैक फ्रॉम द पायलट टू रिफाइन योर इंटरवेंशन प्रोटोकॉल। तो जो गाइडलाइंस है इंटरवेंशन की, पायलट जो है वो टेस्ट की रोशनी में या पायलट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरवेंशन की रोशनी में वो बेटर हो जाता है। 7th नंबर पर है इंप्लीमेंट द इंटरवेंशन। अब जो भी इंटरवेंशन है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, उसको हमने इंप्लीमेंट करना है। 3 स्टेप्स हैं इसके। नंबर 1, फॉलो द इंटरवेंशन प्रोटोकॉल केयरफुली टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। यानी जो भी लिखा है उसी को इंप्लीमेंट करना है और इंप्लीमेंट वही करना है जो कि लिखा हुआ है। अजाफी चीज की जरूरत है तो लिख लें, अगर कोई लिखा हुआ इंप्लीमेंट नहीं है तो उसको मटा दें वहां से। Number 2 is track fidelity by monitoring whether intervention is being delivered as planned,
This may involve regular check-ins, observations or recordings to ensure adherence to the protocol. तो ईमानदारी को भी चेक करना है ताकि जो इम्प्लीमेंटर है जिसने इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करना है वो ईमानदारी के साथ वैसे ही कर रहा हो जैसे लिखा है, उससे डिविएट ना कर रहा हो. Number 3 is address any issues or deviations promptly to maintain consistency across groups. अगर कोई जो एक रिटन प्रोटोकॉल है इससे कोई डिविएट हो रहा है तो उसको फौरी तौर पर करेक्ट करना है ताकि हमारा किया हुआ लिखा हुआ एक ही हो और हमारी स्टडी क्रेडिबल हो. 8वें नंबर पर आता है कलेक्ट डाटा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंटरवेंशन. आप जानते हैं प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी होता है, लेकिन क्या हमारी इंटरवेंशन सही इंप्लीमेंट हो रही है तो इसके लिए ड्यूरिंग इंटरवेंशन भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं. इसके जो 5 पॉइंट्स हैं. नंबर 1, बेसलाइन डाटा. कलेक्ट प्री इंटरवेंशन डाटा फ्रॉम बोथ द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स टू एस्टेब्लिश ए स्टार्टिंग पॉइंट. यानी इंटरवेंशन से पहले डिपेंडेंट वेरिएबल पर पोजीशन क्या थी पार्टिसिपेंट्स की, उसके लिए हम प्री टेस्ट लेते हैं जिसको बेसलाइन डाटा भी कहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज ड्यूरिंग द इंटरवेंशन इफ एप्लीकेबल गेट द डाटा थ्रू आउट द इंटरवेंशन टू ट्रैक ऑनगोइंग इफेक्ट्स और एनी इमीडिएट चेंजेस. तो साथ साथ डाटा कलेक्ट करते रहें तो एक तो हमें वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट का भी पता चलता है और दूसरा अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो वो भी हम कर लेते हैं. याद रहे कि यहाँ जो है वो ड्यूरिंग इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त डाटा ही कलेक्ट करते रहें. तो इसको भी हमने केयरफुली लेके चलना है कि डाटा कलेक्शन बार बार हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो और उनके रवैये को चेंज ना कर दे. नंबर 3 इज पोस्ट इंटरवेंशन डाटा. तो पोस्ट टेस्ट तो हम लेते ही हैं. Collect data at the end of intervention to assess changes. Additional follow-up data collection may be beneficial to measure long-term effects. तो क्या है कि पोस्ट इंटरवेंशन यानी पोस्ट टेस्ट तो हम लेते ही हैं, इंटरवेंशन के बाद दोनों ग्रुपों का हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि क्या जो हमारा नया मेथड है वो उससे जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो जल्दी भूल तो नहीं जाएंगे. तो इसलिए वो 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद भी दोबारा से डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन के नतीजे में जो चेंज आई थी वो आर्जी तो नहीं थी. नंबर 4 इज यूज वेल डिफाइंड मेजरमेंट टूल्स. रिलायबल एंड वैलिड टूल्स हेल्प एक्यूरेटली कैप्चर चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो टूल हमने वैलिड भी यूज करने हैं, रिलायबल भी यूज करने हैं ताकि हमारी फाइंडिंग्स भी वैलिड भी हों और रिलायबल भी हों. पॉइंट 5 इज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. ये बड़ा जरूरी है. इंटरवेंशन के अंदर हर चीज को हमने डॉक्यूमेंट करना होता है. थारो डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट्स द रिलायबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द स्टडी. तो जितनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उससे हमारी रिलायबिलिटी भी बेहतर होगी और उसको रेप्लिकेट जब करेंगे तो रिजल्ट भी सिमिलर आने के इम्कानात ज्यादा होंगे. 9th नंबर पर है एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा. 3 पॉइंट्स हैं जी. पॉइंट 1, यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू कंपेयर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इंटरवेंशन रिजल्ट्स विद इन एंड बिटवीन ग्रुप्स. प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट भी हम एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उसके अलग हम कंपेयर करते हैं, कंट्रोल ग्रुप के अलग कंपेयर करते हैं. इसी तरह से बिटवीन ग्रुप की प्री टेस्ट दोनों ग्रुपों का हम आपस में कंपेयर करते हैं और पोस्ट टेस्ट भी दोनों ग्रुपों का आपस में कंपेयर करते हैं. तो इस तरह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे लिए जरूरी होता है. नंबर 2 इज लुक फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स टू डिटरमिन इफ द इंटरवेंशन हैड एन इम्पैक्ट. एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में हमने फर्क को देखना है कि क्या इंटरवेंशन से वाकई ही खतरनाक फर्क पड़ा है या नहीं. नंबर 3 इज बी माइंडफुल ऑफ एनी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स दैट मे हैव इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स एंड एड्रेस देम इन योर इंटरप्रिटेशन. अगर कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है लेकिन उसको बयान करना जरूरी है कि अगरचे हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव हुआ है लेकिन ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है, इसकी वजह से
बी ये फर्क पड़ सकता था, तो आने वाले रिसर्चर इस पर तवज्जो रखें। 10th नंबर पर हम पहुंचते हैं जी, तो यह है एवेल्युएट द फाइंडिंग्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। 3 पॉइंट्स हैं इसके। नंबर 1, डिस्कस्ड वेदर द फाइंडिंग्स सपोर्ट योर हाइपोथेसिस एंड हाउ वेल दे अलाइन विद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जैसा आप जानते हैं कि हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव से शुरू हुए थे, अब फाइंडिंग्स को भी, रिजल्ट्स को भी देखना है क्या वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव से अलाइन होती हैं या नहीं होती। अगर आप थीसिस वैल्यूएशन को भी देखें तो बहुत सारे वैल्यूएटर ये लिखते हैं कि आपका जो कंक्लूजन्स हैं, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो तो ऑब्जेक्टिव से अलाइन ही नहीं कर रही है, ऑब्जेक्टिव कुछ और थे और ये कुछ और था। तो इस पर हमने तवज्जो रखनी है। नंबर 2, हाईलाइट द इंटरवेंशन इफेक्टिवनेस areas where it fell short, potential implications for a practice or policy। तो इंटरवेंशन की इफेक्टिव को भी हमने देखना है, फिर फर्दर एनालिसिस भी करना है कि किन स्टूडेंट पर इसका असर ज्यादा रहा, किन पर कम रहा, इंटरवेंशन के अंदर किस पोर्शन का असर ज्यादा था, किसका कम था। नंबर 3, consider generalizability of your findings, especially if the intervention was implemented in highly controlled setting। यानी ये हम वैसे नहीं कि देखें जी मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये मेथड एक अच्छा हुआ सब इंप्लीमेंट कर दें। ये भी देखना है कि उस वक्त कंडीशन क्या थी, उसी कंडीशन में ही वो इंप्लीमेंट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल थी तो उस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स को आम क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस जनरलाइजेबिलिटी को भी हमने जहन में रखना होता है। 11th पॉइंट, रिपोर्ट द रिजल्ट्स, प्लान फॉर फॉलोअप। जो रिजल्ट्स आ गए हैं उसको हमने रिपोर्ट करना है और फॉलोअप भी तो करना है, ताकि हमें पता चले कि ये जो इंटरवेंशन के रिजल्ट्स हैं वो वाकई सस्टेन भी करते हैं। और सस्टेनेबिलिटी की अहमियत फी ज़माना आप जानते हैं कितनी है। नंबर 1, प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डिटेलिंग द स्टडी डिजाइन, इंटरवेंशन, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। जब भी रिपोर्ट देनी है ये सारी चीज़ें तफसील से बयान करनी है, ताकि पता चले कि ये रिजल्ट्स किस तरह आए हैं, और अगर कोई रीडर उस पर कोई तनकीद करना चाहे, उनको वैल्यूएट करना चाहे तो कर ले। नंबर 2, डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी सच एज सैंपल साइज, पॉसिबल बायसेस और अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट्स। तो लिमिटेशन का जो एक पार्ट है उसको भी ज़रूरत होती है, उसको भी लाजमन आना चाहिए कि सैंपल साइज छोटा था हमारा, हमारी राय बायस्ड हो सकती है, कुछ और फैक्टर भी बयान कर दें जो रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम रिपोर्टिंग में अथेंटिक नज़र आएं। नंबर 3 इज प्रपोज areas for future research which could include modifications of the intervention or testing in a different situation। तो जब हम जो है वो प्रपोज करते हैं फर्दर स्टडीज, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरवेंशन हमारा इस तरह से था, नए रिसर्चर इस तरह से करें, या हमने इस जगह पर स्टडी की दूसरे बदले हुए पार्टिसिपेंट के साथ करें, तो ये भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो फॉलोअप दो तरह से हो सकता है, एक हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप को 2-3 महीनों के बाद चेक कर लें, इसको भी फॉलोअप कहते हैं, और फर्दर रिसर्च के लिए जो रिकमेंडेशन देनी है वो भी हम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स में बताइएगा कि वो कौन से मौज़ूआत हैं जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियोस बने। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।